नमस्कार। आज ना हम थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे, मतलब 21वीं सदी की एकदम शुरुआत में, और देखेंगे कि उस वक्त भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर क्या बड़े-बड़े सपने देख रहा था। तो सोचिए ये वो जमाना था जब भारत की इकोनॉमी, जिसे कहते हैं ना, एक नई उड़ान भरने को तैयार थी। पूरे माहौल में ना एक गजब की पॉजिटिविटी थी, एक एम्बिशन था, खासतौर से जब बात आती थी फॉरेन ट्रेड की। और टेक्नोलॉजी इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनने जा रही थी। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इस एम्बिशन के नतीजे भी सामने आने लगे थे। जरा इस नंबर को देखिए, $2.17 बिलियन। पता ये क्या है? 2005-6 के फाइनेंशियल ईयर तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इस जबरदस्त आंकड़े तक पहुंच गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो है इसकी ग्रोथ की स्पीड। 1999 से 2006, यानी सिर्फ 7 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 218% की बढ़ोतरी हुई। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो ठीक है, ग्रोथ तो हो रही थी, नंबर भी अच्छे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारा मेड इन इंडिया सामान था, ये आखिर जा कहाँ रहा था? कौन खरीद रहा था इसे? चलिए पता लगाते हैं आखिर कौन थे मेड इन इंडिया टेक के सबसे बड़े खरीदार। वो कौन से देश थे जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। अच्छा, तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी को और भी मजेदार बना देते हैं। देखिए, अमेरिका सबसे बड़े बाजार के तौर पर सामने आया। एक्सपोर्ट $110 मिलियन से सीधे $580 मिलियन पर पहुंच गया। सोचिए, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सिंगापुर, जर्मनी, हांगकांग और यूएई, इन सब ने भी इस ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा रोल प्ले किया। इन सभी मार्केट्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। अब ये चार्ट देखिए, इससे पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। 2005-6 में यूएसए का दबदबा तो एकदम साफ है। उसके बाद सिंगापुर और फिर जर्मनी का नंबर आता है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत की पहुंच जो है वो अब डेवलप मार्केट्स तक हो रही थी। अच्छा, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रोथ है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। ये जो ग्रोथ थी, क्या ये इतनी आसान थी? भारत को ग्लोबल स्टेज पर किस तरह के चैलेंज और कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था? हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ ना किसी खाली मैदान में नहीं हो रहा था। भारत को दुनिया भर से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था। तो सवाल ये है कि उस वक्त भारत की पोजीशन थी क्या? देखिए, हमारी कुछ ताकतें थी, जैसे हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम थी, हमारे पास एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट था और स्किल्ड मैन पावर भी था। लेकिन हमारी कुछ कमजोरियां भी थीं, जैसे हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे थे। जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स लगते थे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी। तो ये एक तरह से दो धारी तलवार वाली सिचुएशन थी। और इस रेस में हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स कौन थे? जाहिर है, सबसे बड़ा नाम था चीन, साथ में ताइवान और दूसरे ईस्ट एशियन देश भी थे। और ये वो देश थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमसे पहले से ही काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो फिर इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए और इस टेक की रेस को जीतने के लिए भारत का गेम प्लान क्या था? क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी? तो उस वक्त एक 5 पॉइंट की स्ट्रैटेजी सामने रखी गई। चलिए देखते हैं क्या थी वो। पहला, दुनिया की बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट करना कि वो यहां आकर इन्वेस्ट करें और अपनी टेक्नोलॉजी लाएं। दूसरा, हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंसी कम करना और इसके लिए अपने ही देश में प्रोडक्शन बढ़ाना। तीसरा, देश के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को बूस्ट करना। चौथा, सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को सपोर्ट करें। और पांचवा, कुछ खास प्रोडक्ट सेगमेंट्स को टारगेट करके बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना। अब ये जो पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी ना, इसके पीछे सिर्फ नंबर या पैसा नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी सोच थी। जैसे इंदिरा गांधी का ये जो कोट है कि शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है, बिल्कुल इसी तरह ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी भारत को टेक्नोलॉजी पर दूसरों की निर्भरता से आज़ाद करने का एक तरीका थी, अपनी असली क्षमता को दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास। ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सीधे सीधे ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़ती थी। तो ये था 2000s का प्लेबुक, ये थी उस दशक की स्ट्रैटेजी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसके बाद के दशकों में ये पूरा गेम कैसे बदला? क्या भारत इस स्ट्रैटेजी पर चलकर कामयाब हो पाया? और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज के हालात को समझने के लिए सोचने पर मजबूर करता है।